सपोज़ कीजिए आप एक फ़र्म बनाते हैं या एक छोटी सी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपका काम था कि आप क्लाइंट एक्विजिशन करें, कस्टमर्स लेकर आएँ और आपका जो भी बिज़नेस था उसके सेल्स वगैरह जो भी प्रोपोर्शन आपने बना के रखा था, उसको थ्रू योर वेबसाइट आप सेल करें या वहाँ से इनकम को अर्न करें। बट प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए आपने उस फ़र्म में या उस कंपनी में 4-5 मेंबर बनाए हुए हैं। हर मेंबर को आप डेज़िग्नेटेड ऑथोराइज़्ड सिग्नेटरी तो नहीं बना सकते, वो डेज़िग्नेटेड मेंबर्स हैं। ऑथोराइज़्ड सिग्नेटरी पर्टिकुलरली एक व्यक्ति रहेगा और मान लीजिए जो व्यक्ति ऑथोराइज़्ड सिग्नेटरी है, वो किसी तरीके का साइबर अपराध कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी के अकाउंट से पैसा चुरा ले और अकाउंट से पैसा चुराने के बाद जिस कंपनी में या जिस फ़र्म में आप चारों पाँचों लोग पार्टनर हैं, वहाँ पर उस अकाउंट में वो पैसा आ जाता है और आने के बाद उस पैसे को मिसयूज़ कर लेता है। और मान लीजिए छोटा सा काम वो ये कर देता है कि थोड़ा-थोड़ा अमाउंट आप जितने मेंबर्स थे, उनके खाते में वो डाल देता है। अब इससे होगा क्या? अब इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जो फ्रॉड वाला जो क्राइम उसने ऑफ़ेंस किया है, उसका जो पैसा उसके पास आया, वो चारों पाँचों अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है? अब इसमें चेन बनेगी। अब लेयर्स क्रिएट होंगे जनरली, तो किस लेयर में कौन सा पैसा, कितना पैसा किसके पास गया। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति जिसने अकाउंट जो फर्म का था उससे पैसे की ठगी करी और उसने आप चारों पाँचों के अपने पर्सनल अकाउंट में वो पैसे को भेज दिया। तो सबसे पहली चीज़, जो आपकी फर्म है या कंपनी है उसका अकाउंट जब पुलिस कंप्लेंट फाइल होगी तो उसको सीज़ कर दिया जाएगा। जनरली वैसे तो होना नहीं चाहिए, सीज़र का जनरली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको लॉक करना है। बट अब आप जब फ्रॉड करते हैं तो इसका आइडिया तो एग्जैक्टली पुलिस नहीं लगा सकती कि आपके पास पर्टिकुलरली जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट करी उसी का फ्रॉड का पैसा है या अलग अलग सोर्सेज से भी आया है। तो डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना भी हो सकता है मल्टीपल सोर्सेज से किसी व्यक्ति ने ठगी की हो और वो पैसा उन खातों में आ चुका हो। अब आने के बाद वो लेयर 1 में आ गया, अब वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है 4-5-6 खातों में उन पैसों को पहुँचा देता है। तो ये लेयर क्रिएट होती जाएंगी। इसी तरीके से फाइनल लेयर उस व्यक्ति तक पहुँचेगी जहाँ पर उस पैसे को लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। भले वो विड्रॉल कर लिया गया हो या वो लास्ट तक वहाँ पहुँच गया हो, तो वो लास्ट लेयर में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि किया किसी ने है तो उसके ऊपर 318 ऑफ द बीएनएस यानी कि पुरानी धारा में 420 की सेक्शन लग जाएगी आईपीसी की, न्यूली में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। और एक सेक्शन है 66D जो 420 के साथ जोड़ दिया जाता है और या 318 के साथ जोड़ दिया जाता है। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है, अब मान लीजिए एक से ज़्यादा एक्यूज़ बन चुके हैं, मतलब आरोपी एक से ज़्यादा है या आप 4-5 मेंबर थे, 10 मेंबर थे, उन सभी का नाम एफआईआर में अगर आ जाता है, वो तो जनरली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भले किसी एक ने घटना को अंजाम दिया हो, बट जितने मेंबर्स हैं उन सभी का नाम सम्मिलित पुलिस कर लेती है, जिसमें 3-5 धारा बीएनएस की या पुराने में हम जाएँ तो 34 जो कॉमन इंटेंशन के लिए होती थी उसको पुट कर देती है, जिस कारण से जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी सह आरोपी बन जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब ट्रायल चलेगा तो कितने लोग ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे या पुलिस बाकी लोगों का नाम हटा देगी। तो जनरली ऐसा 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है कि पुलिस आपका नाम हटा दे। तो ऑल टू ऑल बात यह है कि आपको ट्रायल को फेस करना पड़ेगा। अब ट्रायल में आपके सामने चीज़ें क्या रहेगी? पहली चीज़ तो आपके ऊपर 318 और 66D लगी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस व्यक्ति ने इम्पर्सोनेशन किया है, झूठी आइडेंटिटी बना के सामने वाले को ठगा है, तो ये उस पे लगनी चाहिए, बट लगेगी सभी के ऊपर। अब सबसे बड़ा कंटेंट जो रहेगा आपका कंटेंशन, वो आपका ये रहेगा कि आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा ट्रायल में आपने फॉल्स आइडेंटिटी के साथ सामने वाले व्यक्ति को चीट नहीं किया है। सेकेंडली जो पैसा आया है वो आपकी कंसेंट के बिना आपके खाते में आया है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में यही होता है कि अगर सामने वाले को फंसाना है तो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो उसके अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे वो भी एक को एक्यूज़ बन जाता है जिस पर ट्रायल उसे भी फेस करना होता है। तो आपके मेजर कंटेंशन उस ट्रायल में यही होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये प्रूव करें कि जो पैसा है वो डिलिबरेटली आपके अकाउंट में भेजा गया है। सेकेंडली आप अथोराइज सिग्नेटरी नहीं है। जनरली अथोराइज अगर बैंक से लेन देन करना है तो अथोराइज सिग्नेटरी इज सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट जब ऑनलाइन ठगी होती है तो वहाँ भी ये आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास अकाउंट का आईडी पासवर्ड का एक्सेस नहीं था। अगर आप ये ट्रायल में सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो अल्टीमेटली आपको एक्यूज़ हैं और आप भी कन्विक्ट हो जाते हैं। तो ये मेजर ग्राउंड्स रहेंगे जिससे आप बच सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको सिद्ध करना होगा कि आपने 66D के अंतर्गत कोई इम्पर्सोनेशन नहीं किया है। सेकेंडली आपके पास अकाउंट का कोई एक्सेस नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो आप अथोराइज सिग्नेटरी भी नहीं है। सो आपके हाथ में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे आप इस घटना को अंजाम दे सकते थे। अदरवाइज कन्विक्शन जो है जनरली सभी के ऊपर हो जाता है। बाकी 66D जो आईटी एक्ट की है वो बेलेबल है, बट 420 जो है इसमें भी 7 साल से कम के अपराध में अर्नेश कुमार और सत्येंद्र कुमार एंटिल के जजमेंट्स हैं, जिसमें ये कहा गया है कि नोटिस दिया जाना चाहिए, डायरेक्टली अरेस्ट नहीं होना चाहिए। बट समटाइम्स नहीं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम पुलिस क्या करती है, डायरेक्टली अरेस्ट कर लेती है। तो अब इसके बाद आपके पास बेल लेने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है।